संसद में महिला आरक्षण के संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीनों बिलों पर भी वोटिंग के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े और ना में 230 वोट। बिल गिरने के बाद जहां विपक्ष जश्न मना रहा है, वहीं एनडीए में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि संसद में बिल गिरना बीजेपी के लिए झटका है या फिर मास्टर स्ट्रोक। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल 2026 का दिन एक अहम घटनाक्रम के रूप में याद रखा जाएगा। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को पहली बार लोकसभा में किसी बिल पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा परिसीमन से जुड़े 2 अन्य संशोधन विधेयक भी सरकार को वापस लेने पड़े। वोटिंग के वक्त लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। बिल पास करने के लिए सरकार को 332 के मैजिक नंबर की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। वहीं विपक्ष 230 वोट पाने में कामयाब रहा। इस तरह सरकार 54 वोट से चूक गई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम हकीकत नहीं बन पाया। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जहां संसद में बिल गिरने पर विपक्ष जश्न मना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। वहां पे विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो या लालू जी की जेडीयू हो, ये सारी की सारी पार्टियां क्या दलील दे रही थी, उन दलीलों के पीछे कोई तथ्य नहीं था। आप तो जनरल रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हो। कोई कह रहा था ओबीसी महिलाओं को दो पहले, उसके बाद बात करेंगे। कोई कह रहा था डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा परिसीमन नहीं होना चाहिए। पर मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति में उन नेताओं से पूछना चाहती हूं, आपने क्या किया? वर्षों तक आपकी सरकार इस देश पे राज कर रही थी, क्या आपने कभी महिलाओं को सम्मान दिया? 3 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिल गिर गया? सभी दलों के समर्थन से पास हो गया। 2029 के चुनाव में आरक्षण लागू नहीं, नई जनगणना के आधार पर परिसीमन। तब बिल में परिसीमन की अनिवार्यता नहीं, सीटों की संख्या कुछ तय नहीं हुई थी। 2026 का बिल, पूरे विपक्ष के विरोध से बिल गिर गया। 2029 के चुनाव में आरक्षण लागू, 2011 की जनगणना पर ही परिसीमन को अनिवार्य किया गया। सीटों की संख्या 850 करने का प्रावधान। अगर मोदी सरकार इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी दिखा रही है, तो विपक्ष इसे संविधान की जीत करार दे रहा है। मोदी सरकार को अपने 12 साल के कार्यकाल में इससे पहले भी संसद में विरोध झेलना पड़ा है। भूमि अधिग्रहण कानून और कुछ अन्य विधेयकों को लेकर सरकार को कदम पीछे भी खींचने पड़े थे, लेकिन तब सरकार वोटिंग के जरिए नहीं हारी थी। लेकिन ये हार सत्ता पक्ष को पचाना अब आसान नहीं होगा। सवाल ये है कि बिल गिरना बीजेपी के लिए झटका है या फिर मास्टर स्ट्रोक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, महिला आरक्षण को लेकर जो संशोधन था ये संसद में क्यों गिरा? दूसरा सवाल, संसद में बिल गिरा लेकिन बवाल क्यों जारी है? तीसरा सवाल, बीजेपी के लिए झटका है या फिर मास्टर स्ट्रोक? ये 3 प्रश्न हैं और अगले आधे घंटे इन्हीं 3 प्रश्नों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए 24 घंटे पहले यही वक्त था, यही समय था जब संसद में वोटिंग हुई और महिला आरक्षण को लेकर जो 3 संशोधन लाए गए थे, वो तीनों संशोधन, हालांकि संख्या बल विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष का विपक्ष से ज़्यादा था, 298, और जो पक्ष में वोट पड़े वो 298 थे, और जो नो में पड़े यानी विपक्ष की तरफ से वोट पड़े उनकी संख्या 230 थी। लेकिन क्योंकि ये संशोधन था इसलिए इस पे जो 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी ये आंकड़ा 350-354 के आसपास बनता है। अगर उतने वोट पड़ते, यानी 54 वोट कम रहा है, 298 के बाद अगर इसमें 54 वोट और ऐड होते तब ये संशोधन पारित हो जाता। लेकिन सत्ता पक्ष वो 54 वोट नहीं जुगाड़ कर पाया, वोट नहीं बने, जिसके बाद ये 2014 मई के महीने के बाद ये 2024 का मई का महीना आने वाला है, यानी 12 साल के दौरान ये पहली बार हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार, इसके तीसरे टेन्योर का ये दूसरा साल खत्म होने वाला है, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। इन 12 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार को संसद की पटल पर ऐसा दिन देखना पड़ा जब वो कोई बिल लेकर आए हों और उसको पारित नहीं करवा पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या सत्ता पक्ष को इस बात का भान नहीं था कि जो अंक गणित है वो संशोधन के लायक उनके पास नहीं है? फिर सवाल उठता है कि उसके बावजूद जब सामान्य लोगों को पता था कि अंक गणित सरकार के पक्ष में नहीं है, 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है, फिर सरकार ये बिल संसद में लेकर क्यों आई? 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया और इन तीनों संशोधन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे सत्ताधारी दल का इंटेंशन क्या था, क्या रणनीति थी, इस पर खूब चर्चा हुई, 21 घंटे चर्चा हुई है। उसके बाद ये बिल गिरा है, पारित नहीं हो पाया, और उसके बाद आज इस मामले पर खूब बवाल देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है उन्होंने आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, विशेष तौर पर विपक्ष की हम बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गई हैं। महिला आरक्षण से जुड़ा मसला है, तो 3 महिलाएं आज इस पैनल में मेरे साथ होंगी, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ रूबी फोगाट जुड़ी हैं जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, और पुष्पा सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी अभी जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेता रूबी जी से ही करूंगा। रूबी जी, इंटेंशन क्या था केंद्र सरकार का, ये बड़ी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो तय था जो समीकरण लोकसभा का है कि बहुमत 2/3 जो होना चाहिए वो अंक गणित सरकार के पास नहीं है। उसके बावजूद सरकार इस बिल को लेकर संसद में आई, नतीजा क्या हुआ? बिल गिर गया। तो ऐसी क्या रणनीति थी? क्या बैक चैनल से बात नहीं हो पाई? क्या लोगों को सरकार कन्विंस नहीं कर पाई और बिल गिरा? देखिए, मुद्दा इसमें किसी को कन्विंस करने का नहीं था। मुद्दा इसमें था कि जो भारत की नारियां हैं, जो इतनी सशक्त हैं, आज भारत की नारी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहती, आज भारत की नारी रियल पार्टिसिपेशन चाहती है। और जब भारत की नारी राजनीति में रियल पार्टिसिपेशन की बात करती है, जो बेटियां गांव में रहती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके नए रास्ते खुलते हैं, राजनीति में बदलाव लाने के, उनके सपने पूरे होने के रास्ते खुलते हैं, वो प्रेरित होती हैं। तो ऐसे में ये बिल उनको कहीं ना कहीं बहुत मजबूती दे रहा था, क्योंकि हमारी सरकार एक बात कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नॉट ओनली विद वुमेन, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। तो हम जब इस तरह की धारणा रखते हैं और नए भारत की नींव जब हम रखते हैं, उसमें महिलाओं को आगे लेके चलते हैं, तो ऐसे में 2023 के अंदर जब एक बिल पारित हो जाता है जिसमें कांग्रेस को और विपक्षी दल में जितनी भी ये सारे हमारे दल हैं, उन सभी की अगर हम बात करें, उन सब ने ये कहा था कि वो इसके फेवर में है। लेकिन आज ऐसा क्या उनकी मंशा बदल गई कि वो सभी लोग इसके खिलाफ हो गए, एक तरफा खड़े हो गए? क्योंकि अगर परिवारवाद की बात करें, उनके घरों की महिलाएं तो हैं,
लेकिन बाकी जो महिलाएं उनके परिवार से नहीं है, बाकी जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का क्या है? उनको क्या आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? क्या वो अपने परिवार की महिलाओं को लेकर इनसिक्योर है कि इन लोगों की ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, ये अच्छे तरीके से ये शायद विचारधारा के उसमें आके देश को बदलाव लाने की बात करेंगी महिलाएं? क्या उनको इस चीज का खौफ है? क्या नारी शक्ति से वो डरते हैं? ऐसा क्या कारण हो गया कि जब उसके अंदर मेंशन था प्रॉपर्ली कि डिलिमिटेशन इसमें होगा, उसके बाद ही होगा, और 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि हमारी पार्टी उसके बिना कर रही है। जो ये आरोप लगा रहे हैं, इतनी घटिया, इतनी भद्दी टिप्पणियां आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग तो महिलाओं के ऊपर इस पे एक अपना दाव खेल रहे हैं किसी तरह का। क्या महिला दाव खेलने की चीज है? क्या महिलाओं को आगे करने के लिए इसको किया गया है? क्या महिलाओं के ऊपर इसको फेंकने के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी? रूबी जी देखिए, अब मीनाक्षी, तो बेहद दुखद है ये। ठीक है मैम। मीनाक्षी शर्मा जी, मैं सूत्रधार के मोड पे हूं, आज मैं बहुत ज्यादा काउंटर कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है, आप एक महिला होने के नाते, आम आदमी पार्टी की नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, जो उनका ग्रीवांसेस है, आप सीधे उसी को रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेस्पॉन्ड करूंगी। और मैं तो रूबी बहन को सुन रही थी, मैं सोच रही थी कि हमारी रूबी बहन कितनी भोली है, उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। देखिए, बहुत सिंपल है, 2023 में ये बिल पास हुआ और 2023 में पूरे विपक्ष ने बढ़ चढ़कर इसमें समर्थन किया और उन्होंने कहा 2023 से कि इसे इमीडिएट लागू कीजिए, आज से ही लागू कीजिए, क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए और वो जितनी जल्द से जल्द मिले उतना अच्छा है। और 2023 से ही विपक्ष पूरे जोर शोर से ये कह रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको कीजिए, लेकिन इन्होंने खुद क्लॉज लगाए। अरे रूबी जी, अरे कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है रूबी जी, आपने शायद नहीं पढ़ा है। अभी मैं आपको पढ़ाती नहीं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आप आगे शांत रहेंगी तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा दूंगी। आप सुनिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, तो जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और इस तरीके से बोलेंगे तो आप जब बोलेंगे तो मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगी, ये पक्की बात है। बोलिए। और संविधान तो मैं आपको नहीं आज पढ़ा दूंगी, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा शायद। पता चला है कि आप बहुत बदतमीजी पढ़े। कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है। बदतमीजी तो आप कर रही है दूसरों के बीच में बोलकर, आप बोलने नहीं दे रही दूसरी महिला को। आपका टोन देखिए, आप किस तरह से बात कर रही हैं। जब आप सामने दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो बदतमीज कौन हुआ? आप, ठीक है ना? आप बदतमीज है जो कि दूसरों को अपनी बात नहीं रखने दे रही है। आपके समय में ये संस्कार बताते हैं हमारे। ठीक है मीनाक्षी जी, संस्कार आपके खराब है जो आप दूसरों के बीच में टोक रही हैं और एक महिला को अपनी बात नहीं रखने दे रही है। ठीक है रूबी जी, रुक जाइए। मीनाक्षी जी, आप पता नहीं कैसी प्रवक्ता है। मुझे पता है, सुनने की हिम्मत नहीं है। ठीक है सुन सकती हैं ये। ठीक है, मिलाने की बात ही नहीं थी मीनाक्षी जी। एक मिनट मीनाक्षी जी, रूबी जी, अरे आप लोग डिरेल हो रही हैं मुद्दे पर। ठीक, कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोले। रूबी फोगाट जी, आप कुछ मत बोलिए। जब ये चुप हो जाए, इनका समय खत्म हो जाएगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मीनाक्षी शर्मा जी, बोलिए। देखिए धर्मराज जी, मैं सिंपल सी चीज कह रही थी कि 2023 में हर पार्टी ने, हर विपक्ष ने उसको समर्थन किया और हम तो आज भी कह रहे हैं, आज से लागू कर दीजिए 2023 में जो आपने लागू करने की बात कही थी। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि जब ये 2023 में लागू हुआ तो आपने सुना ही होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ कल हुआ है। आपकी सिंसियरिटी देखिए, इनकी नियत देखिए कि इन्होंने 30 महीने बीत जाने के बाद उसका आज नोटिफिकेशन किया। तो सोचिए इनकी क्या नियत थी उसके लिए। नोटिफिकेशन तो इमीडिएट होना चाहिए था ना। जब अगर ये लागू करना था, इनकी इंटेंशन थी लागू करने, नोटिफिकेशन इमीडिएट करना चाहिए था। लेकिन वो नोटिफिकेशन आज लागू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं थी। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महिला बिल आए और आज ये सारे में भ्रम फैला रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, जो सरासर झूठ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ तो आज ही पास है। सिर्फ और सिर्फ जो महिला संशोधन बिल था, जो परिसीमन की आड़ में ये कर रहे थे, इनको अब सिर्फ परिसीमन करना था, अपनी चुनावी रोटियां सेकनी थी, अपना चुनावी गणित जिसके लिए बैठाना था वो इनका विफल हो गया। इसके लिए बौखलाए पड़े हैं और उसी के लिए ये सब महिलाओं को झूठ और फैला रहे हैं। और इसीलिए ये सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि 2023 का बिल आज भी पास है और हम पूरा विपक्ष आज ये कह रहा है कि आज भी 543 सीट पर आप उसे लागू कर दीजिए और इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दीजिए। क्योंकि आप जो जितने भी बहाने लगा रहे हैं वो सिर्फ बहाने हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि इन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद परिसीमन होगा तब हम लागू करेंगे। लेकिन फिर ये क्या इस पर आ गए कि 2011 का वो ले लेते हम, क्या कहते हैं, जनगणना ले लेते हैं और उसको हम कर देते हैं। 2011 की जनगणना तो जब ये जीते थे तब भी थी और जब 2023 में पास हुआ था तब भी तो इमीडिएट इफेक्ट से इनको लागू कर देना चाहिए था। तब क्या इनके पास 2011 की जनगणना नहीं थी? तो यानी साफ पता चलता है कि इसे लागू ही नहीं करना चाहते।
हम तो कहते हैं आज से लागू कीजिए ना। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप 33% क्यों, आज महिलाओं की भागीदारी 50% आप 50% कीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ राजनीति में क्यों, आप उसको IIM में कीजिए, IIT में कीजिए, UPSC में कीजिए, MBBS में कीजिए, जहां भी महिलाएं पिछड़ रही हैं हर फील्ड में महिलाओं को आगे लेकर आइए। लेकिन इनकी इंटेंशन ऐसी है ही नहीं। मैं सबको सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, 30 महीने बीत गए आपको धर्मराज जी को, 30 महीने में एक लोकसभा इलेक्शन निकल गया, न जाने कितने विधायक के इलेक्शन निकल गए। लेकिन आप एक इलेक्शन बता दीजिए जिसमें इन्होंने 33% अपनी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया हो या 33% महिलाओं को टिकट दिया हो। अगर इनकी नियत होती तो ये सबसे पहला एग्जांपल अपना क्रिएट अपनी पार्टी के अंदर करते। ठीक है, देखिए हमने तो करके दिखा दिया, क्योंकि वहां कानूनी अड़चन थी, लेकिन अपनी पार्टी में देने में तो कोई अड़चन नहीं थी ना। और अभी तो रिसेंटली बंगाल का इलेक्शन है, आपको पता है बंगाल में इन्होंने कितनी सीटें दी? सिर्फ 11% सीटें दी महिलाओं को। इनसे तो अच्छी TMC है, कम से कम 27% महिलाओं को टिकट दिया है। तो जब ये बताइए, जब ये अपने जो अभी जो कर सकते हैं उसमें ही नहीं कर रहे हैं और इतने बहानेबाजी कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरी देश की महिलाओं को पता है कि सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इन्हें महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मीनाक्षी एक मिनट, रूबी फोगाट जी, जैसे आपने कहा कानून तो महिला आरक्षण का बन चुका है। ये एक ना सवाल लोगों के पास दिमाग से हट जाना चाहिए कि महिला आरक्षण को लेकर इसमें कुछ होना था। महिला आरक्षण कानून से जुड़ा 3 संशोधन था, जिसमें सरकार की कोशिश ये थी, जो विपक्ष कह रहा था कि उससे डिलिमिटेशन को जोड़ा जा रहा था, जिसमें विपक्ष का ये कंसर्न था कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो सरकार उसको अपने हिसाब से करेगी और सीटों की संख्या बढ़ेगी। उसमें साउथ के स्टेट्स का कुछ कंसर्न था। मसला ये भी था कि अगर आपको पता था, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है जो आप संविधान संशोधन कर पाए, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है, बैठा जाता है, बातचीत की जाती है, कन्विंस करने की कोशिश होती है। एक चिट्ठी लिखा गया था, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ कोशिश हुई नहीं कि सबको एक नोट पर लाया जाए। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ है हो चाहे ना हो, ये जो पिछला लोकसभा चुनाव में 240 हुआ है उसका इम्पैक्ट था। देखिए धर्मराज जी, अभी हमारी जो सीट्स हैं वो 543 है। 815 की बात हमारे गृह मंत्री जी ने की है इसमें। जब ये 815 की बात हुई है तो रीएडजस्टमेंट किसी भी तरह से किया जाता है वो तभी पॉसिबल है जब परसिमन हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ नंबर 81 अगर आप उसमें पढ़ेंगे तब उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे ही इसके अंदर परसिमन होगा। सेंसस जो प्रॉपर्ली निकल के आएगा वो उसी के बेसिस पे आएगा। तो अभी अगर हम परसिमन कराते हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। और क्योंकि 2029 निकट है तो इसीलिए ही कि जातीय गणना जो भी जिस तरीके से की जाए उसका होता रहेगा फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम इसको पिकअप करते हैं। तो साउथ का जो हमारा पूरा का पूरा एरिया है, चाहे उसमें आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु, अगर हम इसमें 543 से ही कर देते हैं तो उसको करने के बाद वहां पे तो बहुत ज्यादा सीट कम हो जाएंगी। तो इसीलिए अमित शाह जी ने प्रॉपर डिविडेशन के हिसाब से लोकसभा में बताया था। तो विपक्ष को अगर वो ध्यान से सुनते तो शायद उनको एक क्लैरिटी आती इस चीज की कि बिना 815 करे अगर उसको डायरेक्टली लागू कर दिया जाए, और अभी मान लीजिए कि लोकसभा तुरंत ही है, इसी साल में है, तो आप इसी साल में लागू करके करेंगे तो वो ऐसे बिना 815 के नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जाके पढ़ लीजिएगा 81 नंबर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आज की तारीख, आज की डेट में हम बात करते हैं और विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष हमारे साथ उस समय पे खड़ा था जिस समय 2023 में इस बिल की बात हुई थी। उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन है परसिमन की बात। लेकिन आज ये मुकर रहे हैं, क्यों मुकर रहे हैं परसिमन कराने से? अगर ये बात मुद्दा अगर जनगणना की बात भी लिखी हुई थी इसमें, तो उसके अंदर परसिमन की जब बात उस समय पे हो गई तो आज ये क्यों इस बात को कर रहे हैं? तो जब सारा विपक्ष एकजुटता के साथ इसके विरोध में खड़ा हो गया तो ऐसे में ये मना तो होना ही था, ये तो गिरना ही था, ये रुकना ही था। तो महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखना विपक्ष के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि इनके जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय पर भी रिजर्वेशन बिल फाड़े गए थे। तो जब उस समय पे ये बिल फाड़े गए थे, महिलाओं की जो इनकी सोच है महिला विरोधी, वो उस समय से दर्शाती आ रही है। देश आज 75 वर्ष देश की आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आज तक महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आज भी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज हम अगर अपने से अब पहले का भारत देखते हैं प्राचीन काल का, तो अब से ज्यादा उन्नत तो महिलाएं तब थी। अब
आज की महिलाएं अपने आप को असहाय, असमर्थ महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पीछे धकेल दिया जाता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो। और जहां तक लोकसभा की, विधानसभा की बात करते हैं हम, तो ये जो विपक्ष है, इनका ये कहना है कि हम तो इलेक्शन कमीशन को ही नहीं मानते, ये जो बॉडी है ये सही है नहीं है, क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उनका जब संविधान में विश्वास नहीं है, उनका संसद में विश्वास नहीं है, उनका अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है, उनका अपने देश में लागू किए गए जो उन्हीं के ही समय से है, पूरा सिस्टम एक बनाया हुआ है, उस पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में हम और आप तो इसमें क्या कह सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी की जब आप बात करें तो उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि इन्होंने कितनी ज्यादा दर्शाया कि महिला विरोधी वो लोग हैं। तो ऐसे में आज एकजुटता के साथ विपक्ष को उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए था हमारे साथ, कि जिस तरह से 2023 में जब पारित हुआ था, तो अब ये लागू करने का समय आ गया था। अब लागू होता तो आगे लोकसभा थे, फिर उसके बाद जहां जहां जिस जिस राज्य में विधानसभा होते तो उसी तरह से होते, क्योंकि ये जो बॉडी है इसके अंदर एक तो हर राज्य से 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनको अध्यक्ष तय करते हैं, 5 विधानसभा के सदस्य होते हैं, एक इसमें रिटायर्ड जज होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी इसके अंदर चीफ उसमें होते हैं, और जो स्टेट का जो इलेक्शन की बॉडी है उनका भी उसमें मेन उसमें जो अधिकारी है वो उसमें होते हैं। तो पूरा सिस्टम है ये, इसमें कोई हम और आप नहीं जा सकते, इसमें कोई किसी का कहने से नहीं हो जाती चीजें, क्योंकि पूरा का पूरा नॉन बायस्ड है ये। और ऐसे में फिर भी आप सिस्टम पर जब क्वेश्चन मार्क करते हैं तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है कि विपक्ष ऐसे। चलिए ठीक है, अब इसमें मीनाक्षी जी अब मैं इस मामले पे आता हूं। क्या ये मामला जैसा कि आभास हो रहा है या कुछ लोग जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला फिर कुछ साल के लिए अटक गया, महिला आरक्षण वाला? देखिए, कुछ नहीं अटका है। अगर आज बीजेपी चाहे, आज मोदी जी चाहे, तो आज भी ये बिल इमीडिएट इफेक्ट से हो सकता है। उसका कारण मैं बताती हूँ। देखिए, अभी ये कह रही थी कि जनसंख्या जनगणना जो है उसमें समय लगता है। अगर इनकी इंटेंशन होती धर्मराज जी, तो 2023 से जनगणना स्टार्ट करा सकते थे अगर इनको जल्दी कराना तो। और 2011 की जनगणना तो इनके पास तब भी थी, तो ये उस टाइम भी 2011 की जनगणना ले सकते थे, लेकिन इंटेंशन ही नहीं थी। अब मैंने आपको कहा ना, नोटिफिकेशन, सोचिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोटिफिकेशन होना किसी कानून का, वो तो इमीडिएट इफेक्ट से होना चाहिए। जब ये संशोधन बिल उसमें आया, संसद में आया, उसकी वोटिंग होनी थी, उससे पहले नोटिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसी से इनकी जो कहते हैं ना सीरियसनेस दिखाई देती है कि ये कितना सीरियस है इसको लागू करने के लिए। सोचिए 30 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि इन्होंने तो कानून जामा भी नहीं बनाया था उसको, यानी इनकी इंटेंशन थी नहीं उसे लागू। इनकी इंटेंशन तो सिर्फ इस महिला आरक्षण के बिल में परिसीमन करने की थी, ताकि ये 850 सीटें करके उत्तर दक्षिण को लड़ा सके, देश को टुकड़े टुकड़े कर सके और देश में किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाने के लिए अपना गणित बैठा सके। सिर्फ इतनी इंटेंशन थी। महिला आरक्षण बिल तो एक आर्ट था। हम तो आज भी कह रहे हैं 2023 का बिल पास है, आप पास कर दीजिए। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि आज पास कर दीजिए। ये पास कर सकते हैं, लेकिन पास कर नहीं रहे। इनकी इंटेंशन कहीं कहीं है ही नहीं। और अभी तक मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी भी शोभा जी जो फागुट जी है वो जवाब नहीं दे पाई कि इतने इलेक्शन निकल गए। अभी पश्चिम बंगाल का रिसेंट इलेक्शन है, उसमें 33% महिलाओं को आपने टिकट क्यों नहीं दी? क्यों उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, उनको नेतृत्व नहीं दिया? क्या आपको अपनी महिलाओं पर भरोसा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में आपकी महिला जो नेता है वो आगे प्रतिनिधित्व कर सकती थी, जबकि वहां की महिला सीएम है? उसमें क्यों नहीं दिया? यही आपकी सबसे ज्यादा नजर आ जाती है कि आपको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं से। आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। आपके लिए सिर्फ महिला वोट बैंक है। आप महिलाओं को सिर्फ नारा लगा सकते हैं और महिलाओं की आड़ में अपनी ओछी राजनीति कर सकते हैं। आपको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी चैलेंज करती हूँ, अगर मोदी जी को सचमुच महिलाओं से कोई लेना देना है तो 2023 का बिल पास है, आप उसी को इमीडिएट इफेक्ट से 540 सीटों पर लागू कर दीजिए। 33% तो चलो, हम तो कह रहे 50%, चलो आप 33% ही कर दो। आज अगर आप 543 पे भी करोगे तो कोई बात नहीं, जब 800 850 करेंगे तब उसमें कर देना। परसेंटेज तो सेम ही रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो अगर जनसंख्या मतलब संख्याओं में कुछ होता तो हम मान सकते थे कि भैया इतनी संख्या 540 में नहीं बनेगी और इतनी 800 850 में नहीं बनेगी। यहाँ तो परसेंटेज है, यहाँ 33% की बात हो रही है, तो 33% 543 का अभी दे दीजिए। जब 850 होंगे तो उसमें दे दीजिएगा 33%। लेकिन इनके पास बहानों के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन देश की महिला इस बार मूर्ख बनने वाले नहीं है। यही कारण है जब इस वाले लोकसभा इलेक्शन में 2 बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया देश की जनता ने इनको, और अगली बार देखिएगा कि इनको सत्ता से ही बाहर कर देंगी। ठीक है, अब इसमें रूबी फोगाट जी, ये मसला वैसा आ गया ना कि इसमें अब देखिए पूरी जो लड़ाई है वो परसेप्शन और नैरेटिव की है। विपक्ष की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी की सांसद नेता
प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी ने की तरफ से कहा जा रहा है ना कि ये ब्लैक डे है ये भारत के लिए, देश के लिए। तो काउंटर ये दिया जा रहा है कि भाई देश के लिए कोई भी ये ब्लैक डे नहीं है, ये ब्लैक डे है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि पहली बार संसद के अंदर आपको घुटने टिकवाया है, विपक्ष ने आपको हराया है, आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। देखिए, देश में आज भी सर्वाधिक महिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी संगठन में 33% आज से नहीं बहुत वर्षों से दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा बंगाल का इलेक्शन ही बता दो। एक मिनट झूठ बोले जा रही है। मीनाक्षी जी एक एक करके थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी गरिमा रखिए। जब आप इतना बोलती बकबक तो झूठ मत बोलिए बस, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सच बोलिए, सच बोलिए बस। आप पहले तो तमीज में रह के बात कीजिए। चलिए ठीक है, आराम से। दूसरी बात, अगर सच बोलने के कहना मत कीजिए, मान लीजिए मतलब कहना सच बोलिए। सबसे ज्यादा, चलिए आप पहले धर्मराज जी उनका पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप एक मिनट। मीनाक्षी शर्मा जी, आपने ही ये उठाया था कि जब एक बोले तो दूसरा नहीं बोलेगा, तो आप उस रूल को मत तोड़िए। वो नहीं, ठीक है, देखिए सबके एक मिनट, सबके अब मैं नहीं चाहता कि एक मिनट रूबी जी एक मिनट। मैंने कहा मैं सूत्रधार हूं, दो महिलाएं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं कुछ दो चार उदाहरण देके बात करूं, मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं, इसलिए सबके हिस्से की अपने जो आपने मुझसे सवाल किया था, पहले मैं अपनी बात मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। सबके अपने हिस्से की सच्चाई होती है। देखिए धर्मराज जी, आप सूत्रधार तो ये पूछिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अभी जितने भी इलेक्शन हुए हैं इस बिल के पास होने के बाद, उसमें कौन से इलेक्शन में 33% ठीक है, हो गया। बोलिए चलिए रूबी जी बोलिए। हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, सबसे ज्यादा विधायक छोड़िए आप सांसद, और इससे भी ज्यादा अगर आप पंचायत से पार्लियामेंट तक देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं अगर किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, किस राज्य में कितने महिलाओं को क्या दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो महिलाओं के साथ है, नारी शक्ति के साथ है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सोच है हमारी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई आज ये बिल, मैं इनको पहले भी बता चुकी हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और इनको ही नहीं सभी दर्शकों को बता चुकी हूं। उसके बाद भी अगर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सेम चीज रिपीट कर रही है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये जो बिल है ये पास हो गया था 2023 में, ये सभी को पता है। और अभी क्योंकि इस पे सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि 2000 इसमें जो 543 है, अगर उसके ऊपर हम एज इट इज ही अगर इसमें बिल दे देते हैं 33%, तो साउथ जो हमारा है देश के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी सीटें कम हो जाएंगी, जो कि कोई भी राज्य नहीं चाहता। इसीलिए ही मेन मुद्दा यही है, तभी 815 अमित शाह जी ने कहा था। ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने शुरू होते ही इस आपके एपिसोड में, शो में बताया था। तो ये जो मेन मुद्दा है, मुद्दा यही है कि आपको पहले, क्योंकि संविधान में लिखा है कि आप कभी भी रीएडजस्टमेंट सेम सीट्स पे नहीं कर सकते। अगर आपको रीएडजस्टमेंट करना है तो आपको सेंसस का ही इसमें सहारा लेना पड़ेगा। और सेंसस हमारा जो लास्ट हुआ है वो 2011 में हुआ है। सेंसस ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता कि 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा टाइम है। देश में बहुत सारी जातियां हैं, देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है। किस राज्य में कम है, किसी राज्य में बहुत ज्यादा है। तो नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, साउथ में कम है। इसी वजह से ही बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है जिसे हमें फेस करना है। क्योंकि देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कौन करते हैं, देश को टुकड़े करने के टिकट्स कौन बांटते हैं, ये सभी को पता है कि विपक्ष के लोग ही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की बात करते हैं। और हम हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। हमने हमेशा लोगों को एक साथ लेकर आने की बात की है, एक मंच पे इकट्ठा करने की बात की है, क्योंकि हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत को उस कैटेगरी में लाना चाहते हैं जहां पर लोग भारत को विश्व गुरु माने। और ये तभी संभव है जब एकजुटता के साथ हम भारत के विषय में, भारत को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के मुद्दों को लेकर एक साथ, अपनी विचारधारा अलग होते हुए भी एक साथ आकर खड़े हो। लेकिन आज जब विपक्ष अलग जाकर खड़ा हो जाता है तो ऐसे में उनकी सोच जो है वो महिला विरोधी है। महिला होते हुए कांग्रेस की नेता ने, इतनी बड़ी नेत्री जो सांसद भी हैं, इतनी बड़ी नेत्री जो वहां कांग्रेस के शाही परिवार की सुपुत्री भी हैं, उन्होंने ही आज इतनी बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को आगे करके इस मुद्दे को लेकर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करती। जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल
वर्ड बोला है, जो इस तरह से उन्होंने बोला है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक शब्द है कि एक महिला होते हुए वो महिला विरोधी सोच कैसे रख सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक शाही परिवार से है कि कोई और महिला उनके संगठन में आगे ना बढ़ जाए, कोई और महिला आगे ना आ जाए, क्या वो ये सोच रखती है? जबकि उनको तो आगे आकर ये कहना चाहिए था कि जो गलती विपक्ष से हुई है हमें उसे सुधारना चाहिए, हमें महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। एक बेटिया, एक बहन जो बहुत दूर दराज कहीं रहती है गांव में, उसके अंदर भी सपने जागे कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि राजनीति में आ पाऊं, मैं भी बदलाव ला सकती हूं। उसने भी सपने देखने शुरू करे, वो भी प्रेरित होने लगी। लेकिन जब ये बिल गिर गया तो उसके सपने चूर चूर हो गए। ये सच में देश के लिए काला दिन था। ये सच में देश के लिए इससे ज्यादा बुरा दिन हो नहीं सकता कि महिलाओं को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत की नारियां पीछे धकेली तो जाएंगी नहीं। ठीक है, मीनाक्षी जी आप बोलिए। आप महिला विरोधी पार्टी कौन है वो पूरा देश जानता है। आज जब इन्होंने बोली दिया तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगी, आज जसोदा बहन जी कहाँ है? सबसे बड़ा अन्याय तो उन्हीं के साथ हुआ, महिला होने के नाते। उनको उनके पति ने छोड़ दिया, आज पता नहीं कहाँ है वो बेचारी, कहाँ भटक रही है, कहाँ है, किसी को